नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में हम तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, करते भी हैं। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत और मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा। नमस्कार। काले धन की मुहिम में आज पीएम मोदी को अपनी मां का साथ भी मिला। पीएम की बुजुर्ग मां हीराबेन भी आज नोट बदलवाने के लिए बैंक पहुंची। 95 साल की हीराबेन परिवार के लोगों के साथ कुछ दूर तक तो पैदल चलकर आईं, लेकिन ज्यादा दिक्कत होने पर उन्होंने व्हील चेयर का सहारा लिया। गांधीनगर के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ब्रांच में उन्होंने 4500 रुपए के नोट जमा किए। पहचान पत्र की कॉपी दिखाने के बाद अंगूठा लगाया और पुराने नोट के बदले नए नोट हासिल किए। नोट बदलवाने के बाद उन्होंने 2000 का नया नोट भी दिखाया। हम सब साथ में आए हैं, बराबर, ये अच्छा है। उन्होंने कोई अपनी तरीके से कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं ली है, साधारण नागरिक की तरह वो आए हैं। बहुत खुशी की बात है। वीआईपी कल्चर के खिलाफ संदेश देने के मकसद से पीएम की मां आम लोगों की तरह बैंक आईं। बुजुर्ग होने की वजह से उन्हें बैंक के बाहर लाइन में नहीं लगना पड़ा। हीराबेन अपने सबसे छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ गांधीनगर में रहती हैं। पंकज मोदी गुजरात सरकार के कर्मचारी हैं। बैंक जाकर पीएम की मां ने यह संदेश दिया कि वो बुजुर्ग होकर भी काले धन पर सरकार की कार्रवाई में थोड़ी मुश्किल सह सकते हैं। बैंकों के बाहर भारी भीड़ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ नए डिसीजंस लिए हैं। नोटबंदी के बाद बार बार पैसा बदलवाने और खाते से निकालने के लिए बैंक में पहुंच रहे लोगों की उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। इसकी शुरुआत शहरी इलाकों से की गई है। सरकार की दलील है कि ऐसा करने से उन लोगों की पहचान हो सकेगी जो बैंक से पहले भी पैसा निकाल चुके हैं। सरकार के मुताबिक बार बार बैंक आने वाले कुछ लोगों की वजह से ही भीड़ कम नहीं हो रही है। Just as when you cast your vote and there is an indelible ink mark which is put, so it has been decided to use that facility. सरकार ने जो ये लिमिट जो है बढ़ाने का निर्णय लिया है कि जब जो है एटीएम में लिमिट्स बढ़ा दी गई है, बैंक में भी जो विड्रॉल है उसकी लिमिट जो है बढ़ा दी है। ऐसे में लोग जो है इस फैसले से काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। कोई सरकारी अस्पताल या मेडिकल स्टोर 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट नहीं लेता तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। मंदिरों और ट्रस्ट से जमा होने वाले पैसे पर नजर रखी जा रही है। सरकार ने मंदिरों को छोटे नोट और सिक्के भी बैंक में जमा कराने को कहा है। सरकार जनधन खातों पर भी नजर रखे हुए है ताकि इसमें काला धन न जमा हो पाए। जनधन के जिन खातों में 50,000 के बजाय 49,000 रुपए जमा हुए हैं, उन पर भी सरकार की नजर है। सरकार ने जनधन खाता धारकों से अपील की है कि वो अपने अकाउंट्स में किसी और का काला धन जमा कराने से बचें। नोट बैन को लेकर सियासत अब भी जारी है। हालांकि विपक्ष के एकजुट होने की कोशिश को झटका लगा है। कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज विपक्षी दलों ने बैठक कर काले धन पर बैन के खिलाफ रणनीति बनाई। हालांकि इस बैठक से आम आदमी पार्टी, एआईएडीएमके और बीजू जनता दल गायब रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में सबसे आगे हैं। यहां तक कि उन्होंने सरकार के खिलाफ बीजेपी की सहयोगी शिवसेना का साथ भी मांगा है। I talked to Lalu Prasad. I talked to Mulayamji. I tried my best to convince all of them that please see this is a serious situation. Forget the ego and come together. If they want to lead, I'll be in the back. I have no problem. देखिए, ये बात सही है कि ममता जी की तरफ से उद्धव ठाकरे जी के साथ बातचीत हो रही है, चल रही है। लेकिन ये कोई सत्ताधारी पार्टी या विरोधी पार्टी का कोई मामला नहीं है, ये देश की जनता का मामला है। भ्रष्टाचार न हो, भ्रष्टाचार को कैसे रोकें, उस दिशा में भी काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो तैयारी है उस पर पोल खुल गई भारत सरकार की। जो समझते थे कि ये समझदार सरकार है जिसकी तैयारी पूरी होगी, लोगों को असुविधा नहीं हो पाएगी, लोगों की परेशानी नहीं आएगी। याद रखना, जो सरकारें जनता को दुख देती हैं, जनता उस सरकार को हटा देती है। The opposition which is trying to criticize it, I think is doing this more out of an attempt to sabotage this exercise because they have more to hide than to show. तृणमूल कांग्रेस ने सबसे पहले सरकार के फैसले की आलोचना की।
इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बाद में विरोध किया। कांग्रेस ने पहले सरकार के फैसले की तारीफ की, लेकिन बाद में विरोध करने लगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फैसले की तारीफ की, लेकिन अब उनकी पार्टी विरोध कर रही है। नोट बैन के फैसले के खिलाफ आज दिल्ली में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। आम आदमी पार्टी ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। नोटबंदी वापस लेने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है, लेकिन लोगों की परेशानी को लेकर सरकार से जवाब जरूर तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नोट बैन होने की वजह से लोगों को कोई परेशानी न हो। कोर्ट ने सरकार को हालात सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से हलफनामा मांगा है। सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा, कालाधन अर्थव्यवस्था और देश को अस्थिर करता है। नोट बैन के बाद 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अलग अलग बैंकों में जमा किए गए हैं। दिसंबर के आखिर तक 11 लाख करोड़ रुपए जमा होने की उम्मीद है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। 8 नवंबर को पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संदेश में 500 और 1000 के नोट पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। 9 नवंबर से 500 और 1000 के पुराने नोट चलन से बाहर हो गए। लोग 500 और 1000 के नोट 30 दिसंबर तक बैंक और डाकघर में जमा करा सकते हैं। 30 दिसंबर तक भी अगर आप बैंक और डाकघर में 500 और 1000 के नोट जमा नहीं करा पाए तो उसके बाद 31 मार्च तक आरबीआई में जमा करा सकते हैं। जरूरी सेवाओं के लिए पुराने नोट का इस्तेमाल 24 नवंबर तक किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से आज ये भी कहा कि आज प्राइवेट अस्पताल पुराने नोट नहीं ले रहे हैं तो उन्हें बैंक ड्राफ्ट दिया जा सकता है। 500 और 1000 के नोट बैन के बाद भारी मात्रा में सोने की बिक्री करने वाले ज्वेलर्स पर अब सरकार की नजर है। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के एक्साइज इंटेलिजेंस विभाग ने सभी ज्वेलर्स की दुकानों की सीसीटीवी फुटेज मांगी है। दिल्ली में दरीबा कला और करोलबाग के कुछ ज्वेलर्स की सीसीटीवी फुटेज को जब्त भी किया जा चुका है। आयकर विभाग की सख्ती के बाद दिल्ली में आज लगातार 5वें दिन भी ज्वेलर्स की दुकानें बंद हैं। 10 नवंबर के बाद से आयकर विभाग लगातार ज्वेलर्स के यहाँ छापेमारी कर रहा है। 8 नवंबर को नोट बैन की घोषणा के बाद ज्वेलर्स की दुकानें रात भर खुली रहने की खबरें आई। 8 नवंबर की रात सोना पुराने नोट के बदले 50,000 रुपए तक बिका। काले धन को ठिकाने लगाने के लिए लोगों ने बड़ी मात्रा में सोना खरीदा। 2 लाख रुपए से ज्यादा का सोना खरीदने के लिए पैन कार्ड देना जरूरी है। इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं ज्वेलर्स ने ग्राहकों को पैन कार्ड के इस्तेमाल से बचाने के लिए कम कीमत में कई टुकड़ों में सोने की बिक्री तो नहीं की। नोट बैन के बाद कश्मीर में पत्थरबाजों और अलगाववादियों को बड़ा झटका लगा है। खुफिया एजेंसियां कई बार इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि कश्मीर के नौजवानों को उकसाकर उनसे पैसों के बदले पत्थरबाजी कराई जाती है। नोट बैन की वजह से इन लोगों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस बात को माना। रक्षा मंत्री के मुताबिक 8 नवंबर के बाद से कश्मीर में एक भी पत्थर फेंकने की घटना नहीं हुई है। सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने के लिए 500 रुपए और आगजनी करने के लिए 1000 रुपए दिए जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक की फंडिंग को बिल्कुल जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब पत्थरबाजों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों का भी दावा है कि नोट बैन के फैसले के बाद कश्मीर की हिंसा में कमी आई है। Cancellation of tender value of 500 and 1000 notes is a measure taken by the government to check the misuse of these high value notes by the sponsors of terror and also the black money holders. 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से कश्मीर में तनाव के हालात हैं। बीते 4 महीने में पत्थरबाज लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहे हैं। तनाव के माहौल को बरकरार रखने के लिए इस दौरान कई सरकारी इमारतों और स्कूलों को भी आग लगाई जा चुकी है। अलगाववादी कश्मीर के नौजवानों को पत्थर फेंकने के बदले 500 और आगजनी के लिए 1000 रुपए देते हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नोटबंदी से नकली करेंसी पर भी काफी हद तक रोक लगेगी। 500 और 1000 रुपए के नोट बैन होने की वजह से न सिर्फ कश्मीर के अलगाववादी बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में मौजूद नक्सलियों की कमर भी टूट गई है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में नक्सली 500 और 1000 के नोट बैन होने से काफी परेशान हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक नक्सली अब स्थानीय लोगों को कालाधन उनके जनधन अकाउंट में जमा कराने के लिए धमका रहे हैं। पेंशन से जुड़े खातों में भी कालाधन जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही है जो बड़ी मात्रा में बैंक खातों में पैसा जमा करा रहे हैं।
झारखंड पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है जिन पर नक्सलियों को पैसा बैंकों में जमा कराने का शक है। देखिए, अगर ऐसी जानकारी राज्य पुलिस के पास अगर आती है तो राज्य पुलिस निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई करेगी। और जहां तक मुझे जानकारी है कि ऐसे कुछ मामले पकड़ में भी आए हैं, इस पर इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी निश्चित तौर पर नज़र है और सीआरपीएफ को इसके बारे में अगर जानकारी मिलेगी तो हम लोग निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई करेंगे और प्रोएक्टिवली कार्रवाई करेंगे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नक्सलियों को सालाना बजट 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। नक्सलियों के इस बजट में बिहार से 200 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 150 करोड़ रुपए का योगदान दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक कुल बजट में से करीब 60 करोड़ रुपए हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नक्सली अवैध वसूली के जरिए पैसा इकट्ठा करते हैं। नक्सली अवैध वसूली के जरिए इकट्ठा पैसों को जंगलों में छिपा कर रखते हैं। नोटबैन की वजह से अब ये रुपए महज कागज के टुकड़े ही बचे हैं। नोटबंदी के बाद परेशानी से बचने के लिए यूपी के अमरोहा में लोगों ने नया तरीका अपनाया है। अमरोहा के फरीदपुर गांव में लोगों ने परेशानी से बचने के लिए विनिमय परंपरा यानी कि बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बार्टर सिस्टम का मतलब है एक सामान के बदले किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी जरूरत का सामान ले लेना। गांव के लोग नोट बैन पर सरकार के फैसले के साथ हैं। तो बड़ा नोट बंद हुआ है, मतलब मोदी जी ने ये लगाया है तो इतना पास पैसा नहीं लोगों के पास टूटा हुआ। जो घर की वस्तुएं हैं उनके लिए अनाज जैसे गेहूँ है, चावल है, अपना वो ला रहे हैं, उनके बदले में मैं सामान दे रहा हूँ। जो गेहूँ और आता हूँ मैं मंडी बेच कर और उस पैसा मैं सामान लाता हूँ, गाँव वालों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। ये बहुत ही बढ़िया किया। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मैं चाय वाला हूँ, उन्होंने इतनी कड़क चाय बना दी है कि अमीरों को हजम नहीं हो रही है। हम लोग इस चाय से बहुत खुश हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही नोट की बात, नोट का कोई नहीं, हम तो अपने अनाज से भी अपना वो कर लेते हैं, बदले वो कर रहे हैं। मोदी जी आगे बढ़ते रहें और हम इसी तरीके से सहयोग करते रहेंगे। हम अपना कोई दुख जाहिर नहीं, हम खुश हैं इस चीज़ से। बार्टर सिस्टम के जरिए 2 से ज्यादा लोगों के बीच भी लेन देन हो सकता है। बार्टर सिस्टम को पैसे के विकल्प, जरूरत से ज्यादा महंगाई या मंदी के दौर में विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बार्टर सिस्टम में जरूरत के सामान के अलावा सेवाओं का लेन देन भी किया जाता था। अलगाववादियों और आतंकियों के विरोध के बावजूद जम्मू कश्मीर में बोर्ड इम्तिहान एग्जाम्स चल रहे हैं। आज से 10th के इम्तिहान शुरू हुए। 12वीं के बाद आज 10वीं के इम्तिहान की शुरुआत हुई। 550 परीक्षा केंद्रों पर करीब 55,000 छात्र इम्तिहान दे रहे हैं। खराब हालात और विरोध के बावजूद 90% से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हुए। बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ माता पिता भी परीक्षा केंद्र तक पहुंचे। बच्चे आज 10th क्लास के एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं। इस वक्त हम एक सेंटर के बाहर खड़े हैं, आप देख सकते हैं ये सारे वो पेरेंट्स हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, जिनके बच्चे सामने जो हमारा यह सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोटबाग, यहाँ पर वो अंदर बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बोर्ड के एग्जामिनेशन को जो बहुत ज़्यादा सफलता मिली है, सभी छात्र और अभिभावकों को हम बधाई देते हैं। तालीम ही विकास का रास्ता है। कश्मीर में पिछले 4 महीनों से जारी बंद की वजह से छात्रों की पढ़ाई लिखाई ठप थी। जम्मू कश्मीर में करीब 1 लाख छात्र बोर्ड का इम्तिहान दे रहे हैं। जो छात्र अभी के इम्तिहान में शामिल नहीं हुए हैं वो मार्च के महीने में परीक्षा दे सकते हैं। जो छात्र अभी इम्तिहान दे रहे हैं उनके सिलेबस में 50% की कटौती की गई है।